नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये क्लास हमारी यूपी जीके की होती है और लिखा भी हुआ है यूपी, ठीक है। तो यूपी जीके की क्लास होती है और आप लोग अच्छे से इसके नोट्स बना रहे होंगे और साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हमारा टॉपिक चला हुआ है, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और लगभग ये लास्ट होने वाला है। तो मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप लोगों ने अच्छी तरह ये सब कुछ याद कर लिया होगा, इसलिए आप लोगों को मैं मैप से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ सके। हाँ, इतना अच्छा मैप नहीं बनाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा बना सकूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से मैप समझ में आ सके और आप लोग इसे अच्छे से देख सको। मैप से पढ़ाई करना थोड़ा सा आसान तो हो ही जाता है, ठीक है। लगभग सब कुछ ऐसा ही होता है। ये सहारनपुर है, ये ललितपुर है, ये सोनभद्र है, यहाँ पे आपका महाराजगंज है, ठीक है। क्या है? महाराजगंज और कुशीनगर ऐसे बटा हुआ है। ये महाराजगंज हो गया, इधर कुशीनगर हो गया, ठीक है। तो ये महाराजगंज कुशीनगर हो गया। मैंने कल आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में क्या है। आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व में सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला बताइए। चलो मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला था आपका क्या? बलिया। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसे याद कर सको, रिवीजन आप लोगों का दोबारा से हो सके, थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट हो जाए। बलिया सबसे आपका, बलिया लगभग यहाँ पे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बाहर कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ ऐसे होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है ये यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा अंदर कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लगभग शामली होता है। सबसे पश्चिमी जिला है शामली और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सहारनपुर, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र। क्या? सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र। और बिहार से लगने वाले, एमपी से लगने वाले, यूपी सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ साझा करता है, ठीक है। सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? सबसे कम करता है आपका किसके साथ? हिमाचल के साथ। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, ठीक है। ये हमने कल अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। क्या कर लिया था? ये हमने कल अच्छे से कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। जितना मैप से आपको पढ़ाया गया है वो सब कुछ इसलिए था ताकि आप लोग समझ सको। यूपी में अगर आप लोग मैप याद कर लोगे, कौन सा, अगर आप ज़्यादा भी कुछ नहीं करते, ज़्यादा भी सारा मैप आपके याद नहीं होता, अगर आप चारों तरफ से राज्य याद कर लेते हो, सॉरी जिले, चारों तरफ के जिले और जिलों के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है, तो भी बहुत काम आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं। मैंने बताया था कि यूपी में कितने ज़िले हैं? यूपी में 75 ज़िले हैं वर्तमान में। कितने? वर्तमान में यूपी में 75 ज़िले हैं, ठीक है। यूपी में वर्तमान में 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। लेकिन 2011 की जनगणना में, 2011 की जब जनगणना हो रही थी, 2011 की जनगणना के समय यूपी में 71 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? यूपी में 71 ज़िले थे। अब 2011 में ही क्या बने? 2011 की जब जनगणना हुई तब 71 थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब जनगणना हो गई थी तब उसके बाद यूपी में 3 ज़िले बने 2011 में ही। शामली, एक तो बना शामली, दूसरा बना संभल, शामली, संभल और हापुड़। कौन सा? हापुड़। शामली, संभल और हापुड़, यूपी के ये 3 जिले हुए। तो कितने हो गए? 71 थे, 72, 73 और 74 जिले यूपी के हो गए। 2013 में यूपी का जिला बना, जो सबसे नया जिला था यूपी का, 75वें नंबर का। कौन सा बना? उसका नाम था अमेठी। क्या था? अमेठी। क्या हुआ? अमेठी। क्या था? अमेठी। 2011 की जनगणना के समय यूपी में 71 जिले थे। कितने थे? 71। 2011 की जब जनगणना हो गई थी उसके बाद जो 2011 में शामली, संभल और हापुड़ बना और 2013 में बना अमेठी। सबसे नया और 75 जिला अमेठी था, ठीक है। 75 जिला अमेठी ही था। अब वर्तमान में कितने जिले हैं? अब वर्तमान में है यूपी में 75 जिले। कितने? 75। अगर यूपी की बात करते हैं और अदर की बात देखिए तो यूपी में 18 मंडल है। कितने मंडल है? 18। यूपी में 75 जिले हैं, 18 मंडल है। सबसे नया 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। अलीगढ़।
अलीगढ़ सबसे नया मंडल है। यूपी में 18 मंडल है। कितने? 18 मंडल है और 17 नगर निगम है। नगर निगम में आप लोगों को अच्छे से लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूपी में 18 मंडल है। कितने मंडल है? 18। लेकिन वर्तमान में अब सबसे नया जो मंडल है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे नया मंडल कौन सा है, जो सबसे बाद में बना है, वो है अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल में कितने ज़िले आते हैं? अलीगढ़ मंडल में 4 ज़िले आते हैं, जिसमें एक पर है अलीगढ़, एटा, कासगंज, अलीगढ़, एटा, कासगंज। ये हो गया आपके अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस। क्या हुआ? हाथरस। अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस, ये 4 जिले आते हैं। किस में? ये आते हैं आपके अलीगढ़ मंडल में। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? अलीगढ़, खुद अलीगढ़ आता है, एटा, कासगंज और हाथरस, ये अलीगढ़ मंडल में आते हैं। कितने? अलीगढ़ मंडल में आते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की समझ में तो आ गया होगा ना। अब हम देखते हैं यूपी में आपके कितने नगर निगम हैं। मैंने ये सब आप लोगों को लिखवा दिया है अच्छे से। ये जो कितने नगर निगम है, कितनी नगर पालिका है, कितनी नगर पंचायत है, ये सब कुछ मैंने आपको लिखवा दिया है बहुत अच्छे से। बस आप लोगों को उसे याद करना है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से भी लिखवा देता हूँ। यूपी में 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। 18 मंडल हैं। 18 मंडल है। 350 तहसील है। 350 तहसील है। 75 ज़िले, 18 मंडल, 350 तहसील है। आपके 822 विकास खंड है, ठीक है। 17 नगर निगम है। 17 नगर निगम है और 825 कर लीजिए, 825 है वर्तमान में। 825 विकास खंड है, 17 नगर निगम है, 198 नगर पालिका है और लगभग 432 या 438 हो शायद, 438 लगा, 432 या 438 है आपकी कितनी नगर पंचायत है। नगर पंचायत है और 59,073 क्या है? ग्राम पंचायत है, ठीक है। लगभग 10,06,700 कुछ गांव हैं। 774 लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए। 10 लाख होंगे इसमें। ये कंफर्म नहीं हूँ मैं, थोड़ा मैं इसको आपको कंफर्म करा दूंगा कि कितने हैं गांव। लगभग 10,67,774 ये है 774, ठीक है। लगभग इतने यूपी में गांव हैं। कितने गांव हैं? 10 लाख, कितने हैं? 10,67,774, जिसमें से आबादी वाले गांव कितने हैं? जिनमें आबादी है लगभग 97,445 कुछ ऐसे में आबादी है। 97,445 के आसपास आबादी वाले गांव हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यूपी के नगर निगम के बारे में कि यूपी में कौन कौन से नगर निगम हैं। कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम है। ये आप लोगों ने पहले भी नोट कर लिया होगा और अब भी नोट मैंने आपको करा दिया है। अगर किसी ने नोट नहीं किया, कोई नया है तो नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं यूपी में 17 नगर निगम कौन से हैं। 17 नगर निगम। यूपी में कितने नगर निगम है? यूपी में 17 नगर निगम है। कितने? 17 नगर निगम है। कानपुर, नंबर 2 पर लखनऊ, नंबर 3 पर वाराणसी, नंबर 4 पर लिख लीजिए आप प्रयागराज, नंबर 4 पर क्या हुआ? प्रयागराज। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कितने हो गए? 4। नंबर 5 पर है आगरा। आगरा के बाद आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़,
कितने हुए? अलीगढ़। क्या हुआ? अलीगढ़। ठीक है। नंबर 8 पर हुआ आपका गोरखपुर। गोरखपुर। नंबर 9 पर आपका होगा गोरखपुर हो गया, सहारनपुर। आपका गोरखपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, बरेली हो गया, मुरादाबाद। मुरादाबाद हो गया। क्या हो गया? मुरादाबाद हो गया। दोस्तों 1 मिनट के लिए होल्ड करना, 1 मिनट बस। ठीक है दोस्तों, सॉरी वो कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम आ रही थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बंद करना पड़ा। 12 पर लिख लीजिए आप मेरठ। क्या होगा? मेरठ। ठीक है। नंबर 13 पर आते हैं। 13 पर क्या हो जाएगा आपका? मेरठ हो गया, झांसी। क्या हुआ? झांसी। नंबर 14 पर लिख लीजिए आप। नंबर 14 पर आपका होगा झांसी के साथ फिरोजाबाद। झांसी, फिरोजाबाद, अयोध्या। क्या होगा? ये होगा आपका अयोध्या। अयोध्या। क्या हो गया? ये हो गया अयोध्या। अयोध्या। नंबर 16 पर होगा आपका मथुरा। और नंबर 17 पर जो सबसे नया है, जो सबसे नया है, क्या है? नया है। क्या है जो सबसे नया है? 17वें नंबर का है शाहजहाँपुर। क्या है? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। 17वां मंडल जो सबसे नया बना था वो बना था शाहजहाँपुर। आपके कितने नगर निगम हो गए? नगर निगम हो गए आपके 17। नंबर 1 पर ये सबके लिए बहुत काम के हैं क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नगर निगम यूपी में नहीं है। आपसे कुछ भी दे देगा तो आपसे पूछ सकता है या आपको 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि इनमें से नगर निगम कौन सा है। ठीक है। तो आप देखिए कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, फिरोजाबाद, आपका सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अयोध्या और शाहजहाँपुर। क्या हुआ? शाहजहाँपुर, जो कि सबसे नया मंडल है, सबसे नया, जो 2018 में बनाया गया था। जिस प्रकार आपका 18वां मंडल बनाया गया था अलीगढ़, 18वां मंडल बनाया गया था आपका अलीगढ़, इसी प्रकार शाहजहाँपुर को 17वां नगर निगम बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 17वां नगर निगम बनाया गया था। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर किसी ने नोट नहीं कर लिया तो नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। मुझे आपको बताना था कि यूपी में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कितने ज़िले आते हैं, क्योंकि ये आपको आगे आगे काम आएगा और मुझे जो मैप में ही बताना था, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब दोबारा से हम मैप बना लेते हैं। मैप बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा और वैसे भी इतना अच्छा मैप तो बनाता ही नहीं हूँ मैं। आप देखिए, आप क्या हुआ? ये हो गया यूपी। ठीक है। क्या हो गया? ये हो गया यूपी। क्या हो गया? ये हो गया यूपी। यूपी को 3 भागों में बांटा गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम देख लेते हैं यूपी के। बस आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार कहीं पे भी आप लोग नोट लिखिए। क्या? आप लोग नोट बनाइए, नोट, ये वाला नोट बना लीजिए कहीं पर भी। ठीक है, नोट बना लीजिए। मुझे आपको बताना था कि मैं आपको इसलिए मैप बनाया है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है, उसी वे में आप लोग याद कर सको। यूपी में आपका जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड में यूपी के कितने ज़िले आते हैं, ये आप लोगों को पता है कि बुंदेलखंड में यूपी के कितने ज़िले आते हैं। नोट करिए कि बुंदेलखंड में यूपी के 7 ज़िले आते हैं, 7 ज़िले आते हैं। यूपी का पठारी क्षेत्र है, यूपी का ये पठारी क्षेत्र है। अब देखिए, आपका यहाँ पे होता है जालौन,
ये हो गया आपका जालौन, ठीक है। यहाँ पे आपका झांसी, झांसी, ठीक है, ये हो गया झांसी। यहाँ पे आपका ललितपुर, ठीक है। यहाँ पे है आपका महोबा, ये आपका बांदा, बांदा, बांदा के बाद है आपका चित्रकूट। थोड़ा सा बांदा को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बांदा, ये हो गया आपका चित्रकूट, क्या हुआ, ये हो गया आपका चित्रकूट, क्या हुआ, ये हो गया आपका चित्रकूट, क्या हुआ, ये हुआ आपका चित्रकूट, ठीक है, ये हुआ आपका चित्रकूट। जालौन, झांसी, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, महोबा, बांदा, ये महोबा है, ये ओ की मात्रा है, ठीक है। कभी कोई इसे ई की मात्रा सोच ले, ये आपका महोबा है, महोबा ओ की मात्रा, ठीक है। महोबा, बांदा, चित्रकूट, 1 2 3 4 5 6। अब बोलोगे सर 6 लिखे हैं, 7वां नहीं लिखा, लिखूंगा, रुक जाओ, क्योंकि ये सीक्वेंस से थे, वो थोड़ा सा इनसे अलग हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा, क्या होगा, हमीरपुर, क्या होगा, हमीरपुर होगा, क्या होगा, हमीरपुर। जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर। जालौन, झांसी, जालौन, झांसी, बांदा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर। ये देखिए, ये यहाँ से सीक्वेंस चलता है और इस तरफ को हम याद कर सकते हैं। आप याद करिए, यहाँ से ही याद करिए, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और फिर ऊपर जाके हमीरपुर, ठीक है, ऊपर जाके हमीरपुर। तो ये कितने हो गए, यूपी के बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड का नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। नंबर 1 पर आपको दे देगा वो झांसी, कौन सा नहीं है। नंबर 2 पर दे देगा जालौन, नंबर 3 पर दे देगा वो आपको चित्रकूट और नंबर 4 पर दे देगा कानपुर। या कानपुर भी छोड़िए, थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं, प्रयागराज लिख लीजिए, प्रयागराज, क्या होगा, प्रयागराज। अब बताइए इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड का नहीं है। अगर आप लोगों के याद होगा तभी तो आप लोग बता पाओगे ना, अगर याद ही नहीं है तो कैसे बता पाओगे। तो याद करने का ये तरीका मैंने आपको बताया है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर। आसान है कि आप लोग किसी ट्रिक का यूज़ ना करके आप लोग सीक्वेंस से याद करो, क्योंकि जब जिले याद करोगे तो इन्हें याद करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ये क्या हो गया, इनमें से प्रयागराज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी, जालौन भी है, झांसी भी है, चित्रकूट भी है, लेकिन प्रयागराज मैंने नहीं लिख पाया और प्रयागराज उसका हिस्सा भी नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर इसमें से कोई चैप्टर में कोई पॉइंट छूट गया होगा, वैसे तो कोई छोटा नहीं है, कोई भी पॉइंट इसमें से नहीं छोड़ा है मैंने, लेकिन अगर कोई भी 1% मान लो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है तो मैं आने वाली क्लास में उसको दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करवा के मैं लिख दूंगा। वैसे भी हम 2 3 4 5 लाइन तो हम नीचे छूटी जाती है तो उसमें ही नोट करके हम लिख देंगे। आज हमारा ये पहला जो चैप्टर था कि यूपी का सामान्य परिचय, ये कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है, यूपी का सामान्य परिचय हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, यूपी का सामान्य परिचय हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्या देखेंगे, यूपी का क्या देखेंगे हम, यूपी का प्राकृतिक विभाजन। क्या देखेंगे, यूपी का प्राकृतिक विभाजन देखेंगे, ठीक है। ये देखिए फिर से मैं बनाता हूँ फिर से मैं बनाता हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये मत कह देना कि ये वाला दक्षिण में है, दक्षिण में हमेशा यही होता है, देख लीजिए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। अगर आप यहाँ से एक सीधी लाइन खींचोगे तो सीधी लाइन ये जाती है, ना कि अगर यहाँ से खींचोगे तो ये ऊपर ही रह जाती है, और सोनभद्र तो नीचे तक है, तो दक्षिणी जिला कौन सा होगा, सोनभद्र होगा। 23 डिग्री, लगभग 23 डिग्री 24 मिनट के आसपास होता है सोनभद्र, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलो यहाँ से छोड़िए इसको, अब देखते हैं हम
ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। आज हमारा टॉपिक होगा यूपी का प्राकृतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसे चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2। क्या चैप्टर नंबर 2 को हम अच्छे से शुरू करते हैं। अब देखिए यूपी के यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है। अब इसको रब कर देता हूँ मैं ऊपर वाले को। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, चैप्टर का नाम उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। हम लोग चाहते हैं कि जो हम हाथ से लिख के मैप बनाते हैं, अगर डिजिटल बोर्ड होगा, आप लोगों की सपोर्ट होगी, आप लोग टारगेट अचीव कराते हो, आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, अपने परिवार को बड़ा करते हो, तो डिजिटल बोर्ड होगा, उस पर मैप को हम अच्छे से ला सकते हैं आपके सामने और अच्छे से आपको दिखा सकते हैं। चलो अब पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देखते हैं। यूपी का एक ज़िला था जिसे 9 नवंबर 2000 को, यूपी को 9 नवंबर 2000 को यूपी का विभाजन कर दिया गया था। और यूपी का जो पर्वतीय क्षेत्र था यूपी का, लगभग यहाँ पे था, लगभग ये यूके उत्तराखंड। पहले ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अलग होने के बाद उत्तराखंड कहलाया। उत्तरांचल का जो हिस्सा था, ये पहाड़ी क्षेत्र था, ये यूपी का 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। और लगभग 13 जिले बोल सकते हो, या लगभग आपके 2 मंडल के साथ उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया। यूपी का लगभग यूपी का जो पहाड़ी क्षेत्र था वो उत्तराखंड के साथ ही यूपी से अलग हो गया। अब यूपी के पास कोई पहाड़ी क्षेत्र तो विशेष करके बचा नहीं, तो उससे अब यूपी को जो भागों में बांटा गया, यूपी को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपका सहारनपुर हो गया, ये आपका हो गया क्या, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, नेपाल और उत्तराखंड से यूपी को अलग करती है क्या, शिवालिक श्रेणियाँ। कौन सी श्रेणी? हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ यूपी को नेपाल से और उत्तराखंड से अलग करती है। यहाँ पे शिवालिक श्रेणी है जो यूपी को नेपाल से और उत्तराखंड से अलग करती है। अब शिवालिक श्रेणी है तो कुछ तो उसके लाभ भी होंगे, है ना। तो शिवालिक श्रेणियों से जो नदियाँ है, जो हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं, यूपी में 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती है। एक तो हिमालय नदियाँ जो हिमालय से आती है, हिमालय से निकलने वाली, और नंबर 2 पर है मैदानी, और नंबर 3 पर है पठारी। यूपी में 3 प्रकार की नदी पाई जाती है। अब हिमालय नदियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्राकृतिक विभाजन की बात कर रहे हैं। इसमें नदी में कुछ नहीं बताना आपको अभी, बस इतना है कि मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। यूपी में जो हिमालय नदियाँ है, अब यूपी को उत्तराखंड से और नेपाल से अलग करती है कौन, शिवालिक रेंज। तो यूपी के यहाँ पे क्या है, यूपी के यहाँ पे क्या है, ये पहाड़ी है, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है। यूपी के यहाँ पे सबको ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो अब यहाँ से पहाड़ों से नदी आएगी, भाई पहाड़ों से नदी तो आएगी। अब जब भारत का जो झुकाव है वो इस तरफ को है, दक्षिण की तरफ को, सारी नदियाँ इसी तरफ को जाती है, कुछ पश्चिम की तरफ चली जाती है, लगभग कुछ इस तरफ, ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की तरफ ही जाती है, है ना, कुछ पश्चिम की तरफ भी चली जाती है। तो अब एक बात देखिए, जो भारत का झुकाव है, पहाड़ों से नीचे तो उतरेगी नदी। अब जब पहाड़ों से नदी नीचे उतरती है तो बीच में क्या जाता है, बीच में आता है यूपी। क्या आता है, यूपी। अब मान लो गंगा उत्तराखंड से आती है और यूपी के बिजनौर से प्रवेश करती है, लगभग यहाँ से, यूपी के बिजनौर से, दूसरी तरफ से आती है इधर से रामगंगा, ये भी बिजनौर से प्रवेश करती है, यूपी के बिजनौर से ही प्रवेश करती है। एक काली नदी आती है पीलीभीत से, यूपी में प्रवेश करती है। तो नदियाँ जब पहाड़ों से आएगी, अब पहाड़ों का ढाल कैसे होता है, ऐसे या फिर ऐसे होता ना भाई। पहाड़ या तो ऐसे होंगे या बिल्कुल सीधे, या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे, है ना भाई। नदियाँ आएंगी तो ऐसे तो होंगे नहीं, या तो पहाड़ों का ढाल ऐसे या फिर ऐसे होगा। अब लगभग यूपी के आसपास शिवालिक श्रेणी है तो पहाड़ों का ढाल ऐसे है, क्योंकि नदियों ने काफ़ी समय से पहाड़ को काट दिया है, बीच बीच से पहाड़ को काट दिया है। तो यहाँ से क्या बन गया, नदियों के लिए रास्ता बन गया। क्या बन गया, रास्ता बन गया। अब देखिए आप, जैसे ही नदियाँ यहाँ से आई, जब आप पानी को एक बाल्टी में पानी लीजिए और एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसमें कंकड़ डालिए उसमें
कंकड़ डालकर उसमें, और उसको एक ढलान से डाल दीजिए, निशान खींच लीजिए थोड़ा बड़ा सा। तो जैसे ही आप डालोगे ऊपर से तो कंकड़ पानी के साथ निकल जाएगी, और सबसे पहले जहाँ पर ढलान खत्म होगी कंकड़ वहीं पर रुक जाएगी। जो आपके कंकड़ और पत्थर होंगे वो वहीं पे रुक जाएंगे, और जो उसके अंदर बालू के कण होंगे अगर पानी का फ्लो चलता रहा तो वो लंबे दूर तक निकल जाएंगे फिर आगे, ठीक है ना। तो जो शिवालिक श्रेणियां हैं, इनसे जब नदियां यूपी में प्रवेश करती है, जब नदियां यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में नदियों का प्रवेश हुआ तो अपने साथ बहाकर क्या लाती है, कंकड़ पत्थर। क्योंकि पहाड़ पर क्या मिलते हैं, कंकड़ पत्थर रेत बालू। अब जब पत्थर घिसते हैं तो क्या बन जाते हैं, बालू बन जाते हैं, और बालू या रेत या कीचड़ नदियों के साथ बहकर आगे निकल जाता है। जबकि कंकड़ पत्थर नदियों के साथ आते हैं तो यहाँ पर इस क्षेत्र में, लगभग इस क्षेत्र में रुक जाते हैं, इस क्षेत्र में रुक जाते हैं। क्या करते हैं, इस क्षेत्र में रुक जाते हैं। नदियाँ अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लाती है उसको यहाँ पर छोड़ देती है, और फिर इससे आगे क्या लाती है, रेत और बालू के कण लेकर आती है। क्या, रेत और बालू के कण लेकर आती है, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखिए आप, यूपी को प्राकृतिक विभाजन से 3 भागों में बांटा जा सकता है। यूपी को प्राकृतिक विभाजन से 3 भागों में बांटा जाता है। यूपी को प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। यूपी को प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से यूपी को, कहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखाई देगा ना यहाँ पे, ठीक है। यूपी को प्राकृतिक विभाजन, यूपी को प्राकृत विभाजन की दृष्टि से, विभाजन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। भाई यूपी को प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पर क्या होता है आपका, नंबर 1 पर होता है भाबर व तराई का क्षेत्र, भाबर व तराई का क्षेत्र। नंबर 2 पर क्या होता है आपका, मैदानी क्षेत्र, नंबर 2 पर होगा का मैदानी क्षेत्र, और नंबर 3 पर क्या होगा, पठारी क्षेत्र, ठीक है। यूपी को प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से नंबर 1 पर होगा भाबर एवं तराई का क्षेत्र, नंबर 2 पर मैदानी क्षेत्र, और नंबर 3 पर पठारी क्षेत्र होता है। ये आप लोग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं भाबर का क्षेत्र। जो भाबर का क्षेत्र होता है ये यहाँ से होता है, लगभग ऐसे कुछ होता है ये, ठीक है। भाबर का क्षेत्र ऐसे मान लेते हैं हम। अब भाबर के क्षेत्र में ये यहाँ पे भाबर का क्षेत्र हो गया, ये हो गया भाबर, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। यहाँ पर भाबर का क्षेत्र होता है। तो जैसे अब आप मौजबानी थोड़ा इसको मौखिक रूप से समझिए, इसको और डिटेल में कल बताऊंगा मैं आपको। जब नदियाँ आपकी यूपी में प्रवेश करती है तो भाबर का क्षेत्र सबसे पहले आता है, तो अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थर को वहीं पर छोड़ देती है, और उससे जस्ट नीचे बिल्कुल लगा हुआ क्या होता है, तराई का क्षेत्र। तो भाबर की क्षेत्र में मिट्टी कैसी हो जाती है, कंकरीली पथरीली, और तराई के क्षेत्र में बालू के कण आ जाते हैं। तो भाबर का क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता, लेकिन तराई का क्षेत्र उपजाऊ होता है, क्योंकि भाबर के क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती है। कारण, क्योंकि जब बहुत सारे पत्थर इकट्ठे होकर एक जगह गिर जाते हैं तो पानी उनके नीचे से या बीच में से फ्लो होता है, जो हमें कम दिखाई देता है, पत्थर ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो नदियाँ यूपी में प्रवेश करती है, प्रवेश करते ही अपने साथ कंकड़ पत्थर को लेकर आती है और उसे भाबर के क्षेत्र में छोड़ देती है, और वहीं से नदियाँ भूमिगत होती है और तराई के क्षेत्र में दिखाई देती है अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया है, आप लोगों को पढ़ाया अच्छा लगा है, आप लोगों को लगा है कि जो आपको पढ़ाया गया है वो आपके काम का है और आप लोगों के अच्छे से समझ में भी आ रहा है। अब ये टॉपिक है, ये अच्छे से हम कल शुरू करेंगे। मैंने आपको इसको मौखिक रूप से कुछ समझा दिया है, कल इसको अच्छे से हम आगे देखते हैं।
आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए अच्छी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। आपका परिवार जैसे ही बड़ा होगा उसका फ़ायदा आप लोगों को भी होगा। आप लोगों का परिवार बड़ा होगा तो जितनी सुविधाएं हैं हम आप लोगों को दे सकते हैं। टीचर्स ला सकते हैं, डिजिटल बोर्ड ला सकते हैं, अदर चीज़ें ला सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।